एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी मंत्रा में। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं। इससे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? लुई 16वां। उसके बाद पढ़े थे हम लोग, उससे पहले पढ़े थे इतिहास किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, और ढेर सारे टॉपिक पढ़े थे। आज का क्लास स्टार्ट करते इसमें पढ़ना है हम लोग को। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, यानी राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से तत्व सहायक थे, यानी राष्ट्रवाद के विकास कैसे हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया था। उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित सहायक तत्व है। कौन कौन तत्व है? पहला है कुलीन वर्ग या सामंत का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। कुलीन वर्ग का मतलब बताए थे कि समाज के वैसे लोग जो ज्यादा मतलब धन पैसे वाले थे या कुछ जिनका समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिलता था, पढ़े लिखे थे, वैसे वर्ग। और सामंत, सामंत मतलब क्या होता है? जमींदार, यानी जिसके पास जो किसी पूरे गांव का मालिक होते थे और उनकी का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। यानी क्या किए राष्ट्रवाद के विकास में कुलीन वर्ग? क्या किए? राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करने लगे कि आप पर राजा अत्याचार कर रहा है और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, इसके लिए आप राजा के विरुद्ध कार्रवाई करें। दूसरा लिखा मध्यम वर्ग का उदय होना। उसी समय यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। मध्यम वर्ग मतलब क्या? मिडिल फैमिली, जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग उभर रहे थे, कुछ लोग पढ़े लिख रहे थे। वो भी क्या कर रहा था? उदय हो रहा था, मतलब उसका भी पुनरुत्थान हो रहा था। उसका पढ़ना है नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए लोगों को जागरूक करना। नुक्कड़ नाटक मतलब क्या होता है? कहीं कहीं गली में, चाहे कहीं रोड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, किसी खेल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको ऐसे कर रहे हैं। मतलब जैसे में कोविड-19 में चाहे कुछ जैसे पेंडेमिक होता है, उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस चीज से बचे, चाहे पोलियो से बचने के लिए पोलियो की दवाई का पिलाने के लिए किया है। तो उसी प्रकार से नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया था। इसी को हम लोग बोलते हैं रूमानीवाद, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूमानीवाद। रूमानीवाद किसे बोलेंगे? नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, उसमें किया गया था, उसी को हमें बोलते हैं रूमानीवाद। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, मतलब नुक्कड़ नाटक उसी को कहते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, राष्ट्रवाद लाने के लिए पूरे यूरोप में लोगों को जागरूक किया जा सके। यही है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। इन्हीं की सहायता से यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव ज्यादा हुआ। अगला क्वेश्चन है उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब होता है यह भी एक राष्ट्रवाद का प्रकार है, लेकिन राष्ट्रवाद ऐसा राष्ट्रवाद है जिसमें मतलब समानता के आधार पर गरीबों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि गरीब लोगों का उत्थान कैसे किया जाए, यानी गरीब को कैसे वहां पे उनमें राष्ट्रवाद की भावना पाई जाए, जिससे राजा के विरुद्ध आवाज उठा सके। वही कहा उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। बोलते थे कि सभी लोग एक जैसे हैं, सभी की आर्थिक व्यवस्था एक जैसे होनी चाहिए। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। यानी इसमें बोला गया कि गरीब लोगों को उठाया जाए, मतलब गरीब लोगों को जागरूक किया जाए, और जिस व्यक्ति में भावना पनपती थी उसे उदारवादी व्यक्ति कहते थे। और जो व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करते थे, लोगों को भड़काने का काम करते थे, राजा के प्रति भड़काने का काम करते थे, वैसे व्यक्ति को उदारवादी व्यक्ति कहते थे। यही उदारी राष्ट्रवाद कहते। उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद जो व्यक्ति थे, उदारवादी व्यक्ति तो क्या करते थे? ये सामंती पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। यानी वैसे लोग थे जो सामंत का, जमींदार का, पादरी का तथा चर्च का विरोध करते थे कि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत हानिकारक हैं। दूसरा, समाज में आर्थिक समानता लाना चाहते थे, और दूसरा क्या चाहते थे कि समाज में आर्थिक समानता, यानी समाज के सभी लोग एक जैसे कैसे हों, यानी न गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं हो। तीसरा, निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया। इसमें कहता है कि जो गरीब लोग थे, चाहे कोई मजदूर लोग थे, उन लोगों को बताया कि आपके संपत्ति पर दूसरा कोई राज कर रहा है, उसको कैसे उसको जागरूक करें कि वो अपने संपत्ति की सुरक्षा स्वयं कर सके। यही है उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि सामंती पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। दूसरा, समाज में आर्थिक समानता लाना चाहते थे, और तीसरा है निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया। उसके बाद जलवेरिन क्या थी? जलवेरिन
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर पूछता है क्वेश्चन कि जलवेरिन क्या थी। जलवेरिन एक संस्था थी जिसका गठन 1834 से प्रसा, किसका संस्था थी, ये व्यापारियों की संस्था थी। मतलब उस समय यूरोप में व्यापारियों को मुक्त व्यापार करने की इजाजत नहीं थी, यानी कोई भी व्यापार करते थे वे एक दायरे में बंधे हुए थे कि इतना ज्यादा व्यापार नहीं कर सकते हैं। उसी में वहाँ के यूरोप के यानी प्रसा के रूस के व्यापारियों के द्वारा एक संस्था बनाया गया जिसका नाम था जलवेरिन। यानी जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी जिसका गठन 1834 ईस्वी में प्रसा ने किया। इसका मुख्य कार्य क्या था, व्यापारियों के हितों की रक्षा करना था, यानी व्यापारियों की सुरक्षा करना था। इन संस्था ने पूरे जर्मनी को एक कर दिया और ऐसे संस्था का निर्माण हुआ जिससे पूरा जर्मनी के व्यापारी एक हो गए और एक होके क्या किए, राष्ट्रवाद की लड़ाई में कूद पड़े। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है जिसे बोलते हैं वाटरलू का युद्ध। यानी वाटरलू का युद्ध क्या है, वाटरलू, इसमें कहानी है कि जब नेपोलियन जब वहां का राजा बना फ्रांस का, तो फ्रांस का राजा बनने के बाद उसको घमंड आ गया, नेपोलियन को घमंड आ गया कि हमको जो भगवान है हमें धरती पर लोगों को सुधारने के लिए देवदूत के रूप में भेजे हैं कि हमसे बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है। उसको घमंड हो गया था। जैसे में जिस प्रकार से एक कहावत है कि जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, वही कहानी इस पे यही कहावत बैठता है। क्योंकि उस समय जब जो नेपोलियन था, जब फ्रांस का राजा बना था, उस समय नेपोलियन के द्वारा दूसरे राष्ट्रों पर भी, मतलब उसके बगल में जैसे रूस था, फिर प्रसा था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, उन सब पर अटैक करके उन लोगों पर भी क्या किया जा रहा था, उसके द्वारा नेपोलियन के द्वारा उसके राज्यों को हथियाया जा रहा था। उसी समय एक तरफ से कौन कौन देश, एक तरफ से फ्रांस का नेपोलियन था और दूसरे तरफ से देश थे जिसमें रूस था, प्रसा था, उसके बाद हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, और दोनों के बीच लड़ाई हुआ। एक रूस में एक जगह है जिसका नाम है वाटरलू, वहीं पे बहुत बड़ा मैदान है, वहीं पे लड़ाई हुआ। वही लिखा है वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। इसके बाद नेपोलियन का कहानी समाप्त हो गया, जिसमें एक तरफ से फ्रांस और दूसरी तरफ से ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर इस युद्ध में, यानी एक तरफ से फ्रांस था अकेले और दूसरी तरफ से ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया है और हंगरी था। तब स्वाभाविक सी बात है कि एक जिस तरफ ज्यादा संघ रहेगा वो जीतेगा। इस युद्ध में क्या हो गया, नेपोलियन हार गया और युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर कर दिया और उसको इन लोगों ने कैदी बना लिया और मित्र राष्ट्रों ने उसे पराजित करके कैदी के रूप में एक जगह है जिसका नाम है सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्ष की आयु में यानी कुछ दिन वहां जिया, यानी 1815 ईस्वी में गिरफ्तार किया था और कुछ दिनों जीने के बाद यानी 1821 ईस्वी में पुनः वहीं पे इसका मृत्यु हो जाता है। मतलब वाटरलू सेंट हेलेना टापू पर इसका मृत्यु होता है। ये था वाटरलू का युद्ध। उसका पढ़ना है, इसी समय एक संधि हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि, वियना संधि। वियना संधि क्या थी, यानी जब संधि उसको कहते हैं जब कोई राजा हारता है तो जो जीते हुए जो राजा होता है वो कहता है हारे हुए राजा को कि तुम्हारे चलते ही इस युद्ध में इतना बड़ा घाटा हुआ है, सभी को इतना हानि हुआ है, इसलिए इन दोनों राजाओं के बीच एक बड़ा संधि किया गया था, वही वियना संधि। यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पे संधि किया गया था। वियना संधि यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था, मतलब मीटिंग था, जो 1815 ईस्वी में फ्रांस, एक तरफ फ्रांस और दूसरे तरफ मित्र राज्य कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसिया के बीच वियना में आयोजित किया गया था। ये जो संधि थी कहाँ आयोजित की गई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पर आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मतलब होता है जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री को बोला जाता है ऑस्ट्रिया का चांसलर। उस ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम था मेटरनिक ने क्या था, मेटरनिक बहुत ही खतरनाक आदमी था, यानी यूरोप का सबसे खराब आदमी कर सकते हैं इसको, मेटरनिक को। इस संधि का मुख्य लक्ष्य नेपोलियन के शासनकाल के दौरान, यानी संधि इसलिए किया गया था कि उस समय नेपोलियन हार गया था और बोला गया था कि अब नेपोलियन हार गया है और नेपोलियन को हारने के बाद नेपोलियन ने जो यूरोप में सुधार किए हैं, जैसे सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, उसके बाद सभी गरीब अमीर को एक कर दिया, उसके बाद क्या था कि किसी को भी टैक्स नहीं देना है, सबको समाप्त कर दिया। मतलब बोला कि जितने नेपोलियन ने जितने अच्छे से काम किए हैं सभी कामों को फिर से पहले के जैसे जिस प्रकार से लुई सोलहवां के राज में चलता था उसी प्रकार से पूर्ववत कर देना है, यानी
इसी का कहना था कि राज करो लेकिन जनता की भलाई न करो। नेपोलियन के शासनकाल के दौरान यूरोप में लाए गए परिवर्तन को पूर्ववत करना था, मतलब पूरे यूरोप में जितना भी परिवर्तन किया गया था उसी को पहले से करने के लिए बिना समझे किया गया था। उसके बाद देखा वियना सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, मतलब इसको वियना सम्मेलन करने का मुख्य लक्ष्य क्या था, किस लिए किया गया था। तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना, यानी उस समय जो यूरोप में जो परिवर्तन नेपोलियन ने किया था सबको समाप्त करके पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। उसके बाद 1789 से 1815 के बीच जो भी घटना घटी, यानी नेपोलियन के शासनकाल में जो भी घटना घटी उसे दोहराया न जाए। और नेपोलियन ने जो भी विकास का आंदोलन चलाया है, उसने बोला कि नेपोलियन ने जो भी विकास का आंदोलन चलाया है उसे दबा दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए और पहले जैसी व्यवस्था थी वैसे ही कर दी जाए। यही था वियना सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य। इसमें बहुत सारा काम किया गया था, उसको आगे पढ़ेंगे। उसके वियना सम्मेलन में कौन कौन सी बात को लेकर संधि हुई, मतलब वियना सम्मेलन में कौन कौन सी बात को हस्ताक्षर हुआ, कौन कौन सी सामने आदमी दिख रहा है, यही है लुई अठारहवां जो आगे चलकर राजा बनता है। लिखा है वियना सम्मेलन में निम्नलिखित बातों को लेकर संधि। पहला कहा गया नेपोलियन द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। इसे बोला गया कि नेपोलियन ने जितने भी क्षेत्र जीते हैं सभी को वापस कर दे। दूसरा, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। जो इटली था, इटली को 300 बहुत छोटे छोटे राज्यों में, जिस प्रकार से भारत में अनेक राज्य हैं उसी प्रकार से इटली को 300 बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। तीसरा क्या गया, फ्रांस को 2 हिस्सा में बांट दिया गया और इसी संधि के द्वारा फ्रांस का 2 हिस्सा कर दिया गया। चौथा है फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगाया। बोला गया कि जो पूरा युद्ध है, जो वाटरलू का युद्ध हुआ है, इसका होने का सबसे बड़ा कारण फ्रांस है, इसलिए इसमें जितना ज्यादा घाटा हुआ है सभी का भरपाई फ्रांस करेगा। और चौथा है पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। पहले फ्रांस का राजा जो था लुई 16वां, वो बुर्बो राजवंश का शासक था। फिर से वही बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया जिसका शासक का नाम था लुई 18वां को बनाया गया। यही लुई 18वां लिखा हुआ है कि पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई और लुई 18वां को राजा बनाया गया। पुनः से लुई 16वां के खानदान का ही लुई 18वां राजा बना। इसके बारे में अगर पढ़ना है उसके बाद लिखा हुआ है मेटरनिक कौन था। मेटरनिक, यही सामने दिख रहा मेटरनिक है, यही मेटरनिक था। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बहुत ही खतरनाक आदमी था। ये बोलता था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि किसका कथन था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, यही बोला था। यानी मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी रहा था, मतलब बहुत ही खतरनाक रहा था। बोलता था कि हम राज करेंगे लेकिन जनता की भलाई नहीं करेंगे। इनका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। इसने ही कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। इसे समझ सकते हैं कितना खतरनाक रहा था मेटरनिक। इसके बारे में विस्तार से पढ़ना आगे। उसके बाद लिखा है मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। मेटरनिक काल यानी 1815 से लेकर 1848 तक के समय को, यानी 1815 जब नेपोलियन मारा गया था उसके बाद नेपोलियन को गिरफ्तार करने का, उसको मरने के बाद जो काल शुरू होता है, कब तक चलता है 1840 तक, उसी के समय को मेटरनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था, मतलब इसका सीधा कहना था कि जो भी परिवर्तन किया गया है नेपोलियन के द्वारा सबको खत्म कर दो। जैसे पहला यूरोप में कोई बदलाव ना हो, जैसे पहले यूरोप था लुई 16वां के समय, उसी प्रकार से यूरोप को कर दिया जाए। दूसरा, सभी जगह पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, मतलब पूरे यूरोप में फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। तीसरा, शासन करो लेकिन किसी तरह का बदलाव न करो, शासन करो लेकिन किसी तरह कोई बदलाव न करो। चौथा है प्रेस पर पाबंदी लगा दिया गया। उसके बाद बोला गया कि प्रेस, मतलब प्रेस में क्या होता है, न्यूज़पेपर पर पाबंदी लगा दिया कि जो भी हमारे बारे में पेपर में छापेगा उसका हत्या कर दिया जाएगा। उसका नुक्कड़ नाटक, भाषण तथा सामाजिक सभा पर पाबंदी लगा दिया गया। बोला गया कि जो भी लोगों को जागरूक करने के लिए यूरोप में चाहे कहीं भी नुक्कड़ नाटक करेगा, चाहे कोई भाषण करेगा, मतलब किसी को संबोधित करेगा, किसी को जागरूक करेगा, चाहे सभा करेगा, मीटिंग करेगा, तो सभी को बंदी बना लिया जाएगा और सभी को मार दिया जाएगा। उसके बाद सभा और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया। क्या किया गया, सभा और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया। बोला गया कि जितने भी जहाँ सभा होते हैं, चाहे कुछ भी होता है, चाहे कॉलेज में चाहे कहीं भी, सभी जगह आदमी लगा दिया है कि देखना कौन सभा कर रहा है कौन सभा नहीं कर रहा है।
यही था मेटरनिक के द्वारा किया गया काम। आज का सही तक करता है। उम्मीद करता है आप लोग का समझ अच्छे से आया होगा। किन्हीं के द्वारा कुछ चंद लाइनें लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बात अलग है, ये बात अलग है, तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है, तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।